अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू फॉलो #CD Rituals। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, स्वागत करता हूं सिविल्स डेली के इस YouTube क्लासेस पर, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक्स पर फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल एंड ओपिट सेक्शन। तो दोस्तों, आज है 18 जनवरी एंड दिन है मंगलवार, ट्यूसडे। ओके, आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू दैट आई थिंक आई एम फीलिंग वेल, और तभी मैंने वीडियो ऑन भी किया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीबडीज बेस्ट विशेस। आप लोग भी अपना प्लीज़ ध्यान रखिए और कोविड प्रोटोकॉल्स प्लीज़ फॉलो करिए और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। ओके, सो मूविंग ऑन। कल कुछ मैंने क्वेश्चंस दिए थे कल के हमारे ओपिड एनालिसिस में, जहाँ पे स्मार्ट सिटीज़ से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस थे, लेकिन हमारे एस्पिरेंट्स ने कुछ यहाँ पे कमेंट करके डिटेल्ड में एक अपना फीडबैक शेयर किया है। एंड द आंसर विच Zan has mentioned is I think everybody must agree with that smart cities का जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड होम अफेयर अर्बन अफेयर जो कंसेप्ट ले आई है वो क्या है। ओके, प्रधानमंत्री योजना, देन जवाहरलाल नेहरू अर्बन रूरल मिशन, देन अटल मिशन, अदर स्कीम्स जैसे इसने मेंशन किया हुआ है। एंड द फैक्ट इज वी अग्री कि ढेर सारे मिशंस हैं। ओके, वी अग्री द गवर्नमेंट इज ऑल्सो मेकिंग एंड फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वेदर इट इज़ बीन प्रॉपरली इम्प्लीमेंटिंग और नॉट। ठीक है, और जिस टॉपिक पे हमने बात कही थी वो थी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। ठीक है, सो अब हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट, हर सिटी इस नज़रिए से बनना चाहिए कि कोई भी फ्लड, कोई भी आपदा आए तो उसको रेजिस्ट कर पाए, उसकी इतनी क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि ढेर सारी बिल्डिंग्स बना दी और ढेर सारे घर बना दिए, फ्लैट्स बना दिए, इंडस्ट्रीज बना दी, नहीं। ठीक है, जब भी कोई ऐसे क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई सीवियर इम्पैक्ट आए हमारे सोसाइटी पे, हमारे सिटीज़ पे, तो उसको वो सस्टेन कर ले। ओके, एंड वेल डन। सो जैन, वेरी गुड, गुड गोइंग यार। ठीक है, और एक है हमारे एस्पिरेंट माँ का टेस्ट, वेरी वेल। स्मार्ट सिटीज़, प्रधानमंत्री योजना, अमृत नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, राइट। सो गुड गोइंग गाइज। सो आज का जो एडिटोरियल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आईआर से रिलेटेड है और एक अभी हम बात करते हैं उसके बारे में। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, आगे चलने से पहले ये हमारे यूट्यूब डेली सीडी रिचुअल्स हैं, सिविल्स डेली के डेली रिचुअल्स, जहां आप डेली फॉलो करते हैं ये सारे प्रोग्राम्स को। एंड ये हमारा कुछ प्लेलिस्ट है जिसको आप डे टू डे प्लीज़ चेक करिए कीजिए, क्योंकि जितने भी हमारे प्रोग्राम्स, वीकेंड के भी जो डीकोड यूपीएससी वाले जो प्रोग्राम आते हैं, स्पेशली ये टैब। ओके, कभी भी आपको लगे ना कि थोड़ा समय भटक रहा हूँ राह से, या फिर मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट यूपीएससी, सो इट्स लाइक डीकोडिंग यूपीएससी हमारा एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे हर संडे को, सैटरडे को हम वीडियो पोस्ट करते हैं। एंड आप लोगों ने काफ़ी इसको सराहा भी है, काफ़ी अप्रिशिएट भी किया है। सो जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, इनफैक्ट अगर आप कोई आपका वीडियो या कोई एनालिसिस, करंट अफेयर एनालिसिस, एडिटोरियल एनालिसिस छूट जाता है, तो ये है हमारा प्लेलिस्ट जिसको आप एक्सेस कर सकते हो, करंट अफेयर एंड ये। ओके, चलिए तो, और दोस्तों ये जो बेल आइकॉन है इसको तो प्रेस करना मत ही भूलना, क्योंकि ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी मेरे साथ। ओके, सो वंस यू प्रेस द बेल आइकॉन प्लीज़ ensure that you are subscribed as well, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे, इवन इफ आप ऐप पे लॉग इन नहीं भी हो, तो जब आप लॉग इन करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी। चलिए हम चलते हैं न्यूज़पेपर की तरफ। तो ये है हमारा द हिंदू का आज का न्यूज़पेपर। ठीक, 3 आर्टिकल्स हम कवर करेंगे। पहला, इंडियाज़ वॉचवर्ड, काफ़ी लंबा चौड़ा आर्टिकल है ये। उसके बाद हम कवर करेंगे लाइफ स्टॉक फार्मिंग से रिलेटेड,
फिर हम एक रेड लाइन छोटा सा आर्टिकल है उसको हम देख लेंगे, ठीक है। ये जो आर्टिकल है इंडियाज वॉच वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। इसमें पूरा का पूरा आपका एक मेंस आंसर 15 मार्क्स का छुपा हुआ है, ओके। वो मैं आपको बताऊंगा, आपको पूरे पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप हो सके तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो, लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। आई लेट यू नो। ये जो ऑथर हैं M.K. नारायण साहब, ये बहुत ही रेनाउंड व्यक्ति हैं। ये फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रह चुके हैं, ये फॉर्मर डायरेक्टर हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के। सो इनकी जो एक्सपीरियंस है और इन्होंने जो लिखा है वो काफ़ी मैटर करता है, ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इस एडिटोरियल से। सो इंडियाज वॉच वर्ड, लेट मी जूम इन, ओके। इस पूरे आर्टिकल में एक बहुत ही एनालिसिस बेस्ड आर्टिकल है ये देखा गया है कि 2022 ये अब क्या टर्न लेने वाला है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड। तो जब भी हम IR की बात करेंगे दोस्तों, तो हम इंडिया का स्टैंड मैंडेटरी है, उसके अलावा मतलब उसके अलावा आप सोच भी नहीं सकते हो कि IR का टॉपिक कवर करें, ठीक है। इंडिया का रोल, इंडिया का स्टैंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए इन्होंने आखिर में यहाँ लिखा है बॉर्डर इश्यूज फॉर इंडिया, ओके। उससे पहले हम ये समझते हैं, इस पूरे के पूरे आर्टिकल में इन्होंने ये कहा है कि जो डेमोक्रेसी है वो थोड़ी खतरे में दिखाई दे रही है मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज को लेके, ठीक है। जो अथॉरिटेरियनिज्म जो कंसेप्ट है वो किसी किसी कंट्रीज में उभरता हुआ दिख रहा है। 2021 के जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, ठीक है, 2021 में जो बदलाव हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन को लेके, संबंधों को लेके, उससे 2022 में जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनकी वैल्यूज़ पे, उनकी एथिक्स पे एक डैमेज, एक वार हो सकता है। और वो क्या है, हम रिसेंटली पिछले कुछ महीनों में हमने सुना है कई सारे कंट्रीज़ हो गए, जैसे म्यांमार हो गया, बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, इनफैक्ट तालिबान, अफगानिस्तान, कितने सारे कंट्रीज़ हैं जो कि एक धीरे धीरे अथॉरिटेरियनिज्म, मतलब कि टोटलिटेरियनिज्म, मतलब सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल फॉर्म गवर्नमेंट की भी छोड़िए, कहीं कहीं मिलिट्री कूप भी चल रहा है। तो मतलब कि एक जो एक कंट्री का एक सिटीजन का एक ड्रीम होता है ना कि हम डेमोक्रेसी में रहें, जहाँ पे हम अपना प्रतिनिधित्व चुनें, ठीक है, हमारी सरकार हो, ठीक है, ना कि किसी राज व्यवस्था की, राज शासन की सरकार हो, उस पे एक रिस्क आ रहा है, डैमेज हो रही है। उसी से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है कि 3-4 फैक्ट्स को हम देखेंगे कि इंटरनेशनली, ग्लोबली, वर्ल्ड लेवल पे कौन से ऐसे 3-4 मुद्दे हैं जो कि थोड़े डिस्टर्ब कर रहे हैं, अदरवाइज मामला तो ठीक ही चल रहा है, ठीक है। सो सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं कि पहले हम प्रेजेंटेशन पे आते हैं। सो इसीलिए मैंने इसको टैग लाइन दिया है, रिस्क इन 2022 कुड बी बोथ डोमेस्टिक एंड जियोपॉलिटिकल, ओके। ये GS पेपर 2 पेपर 3 से रिलेटेड है, बायलैटरल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट, इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ इकोनॉमी। GS पेपर 3 से ट्रेड भी आ जाएगा, ट्रेड, कॉमर्स वगैरह ये सब आ जाएंगे इंटरनेशनल में, ठीक है, GDP वगैरह सब आ जाएंगी आपकी। बढ़ते हैं अब आगे। सो जैसा कि मैंने आपको कहा कि a paramount issue as 2022 begins, the future of democracy. The world has recently seen the rise of authoritarian rulers in many countries, ठीक है। सो एक नए तरीके का फिनोमेना बन रहा है। इस पूरे आर्टिकल में 3-4 चीज़ों पे बात की गई है। अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ लिखा है चाइना एज डिसरप्टर, देन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, देन रिटर्न ऑफ तालिबान, और फिर बॉर्डर इश्यूज फॉर इंडिया। ये लेवल देख रहे हो आप, कैसे लेवल चढ़ रहा है सीढ़ी। तो ऐसे ही आर्टिकल भी है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आइए चलते हैं चाइना एज डिसरप्टर पे, ठीक है। अगर हम चाइना की बात करें तो ये कोई नई बात नहीं है, आप सबको पता है। बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं चाइना के जो ये इंश्योर करती हैं कि चाइना इज़ नाउ डिसरप्टिंग दी फ्रेंडलीनेस, और जो भी आपसी देश के संबंध हैं उसको डैमेज कर रही है, ठीक है। वन नेशन वन चाइना पॉलिसी
वन चाइना पॉलिसी, ऐसे कुछ पॉलिसीज़ है चाइना की जो कि वो बहुत ही सख्त है अपने अपने नियम कानून को लेके, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्यों डिसरप्टर कहा गया है, इसलिए द रोल ऑफ चाइना इज पॉसिबली द मोस्ट डिसरप्टिंग वन, ओके, गिवन द चैलेंजेस इट पोजेस द एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल ऑर्डर। चाइना की जीडीपी 15.66 ट्रिलियन 2020 में ही हो गई थी, ओके। इसका नेट वर्थ जो है यूएस से भी कहीं ज़्यादा है। चाइना आज की डेट में यूएस को मतलब खड़ी है चैलेंज करने के लिए हर तरफ से, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो उसकी इनोवेशन हो या स्टार्टअप्स वगैरह हो, ठीक है, या कोई भी आसपास के कंट्रीज के साथ रिलेशन हो। तो चाइना और यूएस एक एक वर्सेस वाली कंडीशन में आ गए हैं, ठीक है। अभी एक मैप के जरिए हम समझेंगे। तो चाइना हैज़ अबैंडन्ड वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि वन कंट्री वन सिस्टम, ठीक है। अभी रिसेंटली हमने ये देखा कि हांगकांग वाला क्राइसिस, ये देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस का ही न्यूज़ था। द हांगकांग सिक्योरिटी लॉ गिव्स चाइनीज मोर कंट्रोल ऑन सिटी स्टेट, ठीक है। चाइना ने एक तरीके से हांगकांग की गवर्नमेंट को कंट्रोल कर लिया है। कंट्रोल क्या कर लिया है, बहुत रेगुलेट करने लगी है, अपने हिसाब से चलाने लगी है। और यही चीज़ चाइना अब ताइवान के साथ कर रही है। लेकिन ताइवान टेढ़ी खीर है, इतनी आसानी से नहीं जाने वाला ताइवान, ओके। ताइवान का मुद्दा इंपॉर्टेंट क्यों है? ताइवान का मुद्दा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे इंडिया में अरुणाचल प्रदेश वाला जो पूरा एरिया है उसको कंट्रोल करने में चाइना को ताइवान को सबसे पहले अंदर कंट्रोल में लेना पड़ेगा, तब अपने आप अरुणाचल प्रदेश का कुछ पार्ट चाइना कोशिश कर सकता है कंट्रोल करने का, ठीक है। ये है हमारा पूरा इंडो पैसिफिक रीजन, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मिलिट्री, चाइना इज ओपनली चैलेंजिंग यूएस सुपरमेसी इन मेनी एरियाज, ठीक है, इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ आर्ट वेपनरीज सच एज हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजीज, हर मायने में, ठीक है। अभी रिसेंटली हमने चाइना का एक मैंने आर्टिकल कवर किया था, आई थिंक लास्ट वीक मंडे और ट्यूसडे को, जहाँ पे हमने एशियन कंट्रीज़ के बारे में बात की गई थी कि यूएस अपना एक अलग अप्रोच कर रहा है एशियन कंट्रीज़ को इंसेंटिवाइज करने का, उनको लुभाने का, अट्रैक्ट करने का। चाइना अपनी अलग मदद कर रहा है। एशियन कंट्रीज़ कौन है? लाओस, कंबोडिया, ये सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। मैं इस मैप में दिखा देता हूँ, ये सारी आपकी एशियन कंट्रीज़ आ जाएंगी इधर, ठीक है। ये वियतनाम वगैरह, मलेशिया, ठीक। तो चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है और यूएस की, इस साइड यूएस मान लीजिए आप, यूएस का जो बाइडन साहब ने बिल्ड बैक बेटर जो स्कीम निकाली है इकोनॉमी, ठीक है, इट्स लाइक इट इज़ गोइंग वर्सेस, ठीक है। यूरोप, यूएस अलग है, इधर एक साथ मिल के खड़े हैं। चाइना इधर इस साइड है, और चाइना ऑफ कोर्स रशिया के साथ यहाँ पे है, ठीक। तो एक सेपरेट, एक डिवाइड दिख रहा है वर्ल्ड सुपर पावर में, ओके। और देन डिप इन चाइनाज इकोनॉमिक प्रोफाइल इन द लास्ट पास्ट ईयर आर मोर actually it could give new tensions to the Asia Pacific region in 2022. पिछले साल भी, कोविड के टाइम भी, हालांकि ये तो देखा ही गया था कि चाइना की इकोनॉमी ठीक है, बहुत बड़ी है, काफ़ी बड़ी है, लेकिन साइमल्टेनियसली एक थ्रेशोल्ड पे जाके उसकी इकोनॉमी फिर धीरे धीरे नीचे आ रही है। क्यों नीचे आ रही है? उसके कुछ रीजंस हैं। क्या रीजंस हैं? ये देखिए, रीजंस फॉर स्लो डाउन इन ग्रोथ। पहला है फ्यूल पावर क्राइसिस, a surge in coal prices and a resultant electricity shortage promoted provincial government to cut power supply. ओके, ये कोल से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, ये कहीं ना कहीं हमें नेट ज़ीरो वाले मामले में भी आ रहे हैं, क्योंकि एमिशंस होते हैं और गवर्नमेंट्स ने ये प्रॉमिस किया है कि ज़ीरो कार्बन एमिशन को हम 2050 तक ख़त्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसके मामले में चाइना अभी फ्यूल और पावर क्राइसिस से जूझ रहा है। यूके भी जूझ रहा था, यूनाइटेड किंगडम भी जूझ रहा था, इनफैक्ट इंडिया भी थोड़ा मोड़ा अभी सिचुएशन इसकी डिस्टेबलाइज है कोल के मामले में, फ्यूल क्राइसिस के मामले में। लेकिन चाइना
कंपैरेटिवली लोअर है। नाउ सबसे बड़ा टर्मोइल इनका ये है रियल स्टेट सेक्टर। द रियल स्टेट सेक्टर विच अकाउंट्स फॉर अबाउट अ क्वार्टर्स ऑफ चाइनाज जीडीपी नाउ बिगिनिंग टू शो साइन ऑफ परसेप्टेबल स्लो डाउन। ठीक है, इनके यहाँ की एक एवरग्रेड फियास्को, ये चाइना की सबसे बड़ी रियल स्टेट फर्म है, कंपनी है, जो कि सेटअप करती है मोस्ट ऑफ द रियल स्टेट बिजनेस। ठीक है, चाहे हाउसिंग रिलेटेड हो, चाहे कोई इंडस्ट्री हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ठीक है, इसके डेवलपमेंट में एक कोलैप्स देखा गया है। ठीक है, जब यहाँ इनएफिशिएंसी आ जाएगी तो चाइना, जैसे कि इसने कहा है, वन क्वार्टर चाइना का जो ग्रोथ है वो यहाँ से आता है, और ये जब डाउन हो रही है तो चाइना की ग्रोथ भी, जीडीपी भी डाउन हो रही है। सो देयर आर टू थिंग्स विच यू कैन रिमेंबर, फ्यूल प्राइसेस एंड टर्मोइल इन जीडीपी। ओके, ये मामला अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ें, क्योंकि दिस इज साउथ चाइना सी एंड दिस इज इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक, वो ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी ये चीज़ें कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस एडिटोरियल में। ठीक है, वो यूएसए, एशियन कंट्रीज एंड देन चाइना, फिर इंडिया का रोल क्या है। ठीक है, नाउ दूसरा कन्फ्लिक्ट इस न्यूज़पेपर में रशियन यूक्रेन कन्फ्लिक्ट बताया गया है। रशियन यूक्रेन कन्फ्लिक्ट क्या है? देखो, यूक्रेन एक बहुत ही सेंसिटिव पोजीशन पे है इस टाइम पे। यूक्रेन यू का भी पार्ट है, नाटो का भी पार्ट है, और यूक्रेन बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन होल्ड करता है यूरोपियन यूनियन के लिए। ओके, एक ऐसी पोजीशन पे है यूक्रेन जहाँ पे अगर ये साइड अगर आप देख रहे हैं, ये पूरा ईयू है। ठीक है, ये आपका रशिया आपको साफ दिख रहा होगा, एंड दिस इज यूक्रेन। ये पोजीशन यूक्रेन ईयू के लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए बहुत ही सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, ताकि वो रशिया को इससे अलग कर सके। ठीक है, रशिया को इससे दूर रखे। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई हैं जहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं। अब वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है? ठीक है, ये मैंने आपको बता दी। द मेजर रिस्क ऑफ वॉर इन 2022 स्टेम्स रशिया एंड यूक्रेन, ये बात हो गई है। कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर बोले तो कि एक तरफ रशिया यूक्रेन को कैप्चर करना चाहता है, ठीक है, और अपना जो पावर है उसको बैलेंस करना चाहता है। ठीक है, दूसरा यूरोपियन यूनियन एक यूक्रेन को अपना शील्ड बना के रखा है, कि अगर यूक्रेन को अपना शील्ड बना के रखा है कि बहुत सी ऐसी मेजर स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं जहां से रशिया ईयू पे डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकता यूक्रेन की वजह से। ओके, दूसरी ये है कि एज टेंशंस विथ रशिया राइज, द यूएस एंड ईयू आर इंक्रीजिंगली डिटरमाइंड टू कीप यूक्रेन फ्रॉम रशिया कंट्रोल, अवे फ्रॉम रशिया। ये बात हो गई। मैं रशियन इंटरेस्ट इन ब्लैक सी, ये है ब्लैक सी, आप देख सकते हो, ये इतना बड़ा। ठीक, ये है ब्लैक सी। रशिया का इंटरेस्ट है ब्लैक सी में, क्योंकि एक यूनिक ज्योग्राफिकल लोकेशन है ब्लैक सी में, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। एक एक्चुअली रशिया को एक जियोपॉलिटिकल एडवांटेज मिलता है ब्लैक सी को अपने कंट्रोल में रखने से। ठीक, एक यूरोमेडन मूवमेंट हुआ था, मतलब कि यूरोपियन स्क्वायर पे एक मूवमेंट हुआ था। ये एक ऐसी लहर थी जहाँ पे भारी मात्रा में प्रोटेस्ट हो रहे थे और आज़ादी के नारे लग रहे थे यहाँ पे। ठीक है, 2015 की मैं बात बता रहा हूँ, आई थिंक 2015-16 की बात है ये। इसमें यूक्रेन ने साफ साफ यूरोपियन यूनियन के साथ और उसके पॉलिसीज को मना कर दिया था, और रशिया की तरफ ये हल्का सा मोटिवेट हो गया था, रशिया की तरफ जाने लगा था। हालांकि बाद में बात रुक गई थी, लेकिन ये एक कुछ अभी भी ऐसे एक्सट्रीमिस्ट और सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं यहाँ पे, जो कि मोटिवेट करते हैं और परसुएट करते हैं आम आवाम को, आम जनता को रशिया से जुड़ने के लिए। ओके, नाउ, और अभी रिसेंटली न्यूज़ में मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने यूक्रेन को लगभग कई सारे एंटी मिसाइल्स भेजे हैं, क्योंकि रशिया ने लगभग 10 लाख, शायद 10 लाख से भी ज़्यादा
की जो सेना है वो यूक्रेन बॉर्डर्स पे, मतलब रशिया बॉर्डर्स पे लगा रखी है, मतलब ये वाले एरिया पे, यहाँ पे ये पूरे एरिया पे लगा रखी है। और यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने अभी यूक्रेन को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल भी, एंटी टैंक मिसाइल भेजी है, ताकि अगर कोई सिचुएशन आए वॉर टर्न सिचुएशन की, तो सस्टेन कर सके, ताकि बाद में फिर यूएस और ईयू बैक कर सकें इसको। ठीक है, देखिए यूक्रेन एक बहुत ही जब सोवियत संघ था ना, सोवियत यूनियन, तो रशिया के बाद यूक्रेन ही एक ऐसी कंट्री थी, एक ऐसा पार्ट था सोवियत यूनियन का जो कि स्ट्रेटेजिक और बहुत रिसोर्सफुल था, रिचफुल था। ठीक है, तो रशिया जब सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ था, मर्ज हुआ था, 15 पार्ट में डिवाइड हो गया था, तो रशिया के बाद यूक्रेन ही एक ऐसी लोकेशन बनती है, एक ऐसी कंट्री बनती है जहाँ बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल पॉलिटिकल रोल प्ले कर सकती है यूरोपियन यूनियन और यूएस के बीच में। तो रशिया हमेशा से इसको एनेक्स करना चाहा है, कंट्रोल करना चाहा है। ठीक है, इनफैक्ट रशिया सीज्ड क्रीमिया फ्रॉम यूक्रेन इज व्हाट वाज द फर्स्ट टाइम द यूरोपियन कंट्री एनेक्स्ड। कब हुआ था ये? वर्ल्ड वाइड वॉर 2 के टाइम पे ये हुआ था कि पहली दफ़ा कोई यूरोपियन कंट्री को किसी ने एनेक्स किया था, और तभी से ये ख़तरा बना हुआ है कि अब यूक्रेन शायद अगला देश होगा। ठीक है, इन नवंबर 2020 इंडिया का स्टैंड, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इंडिया का स्टैंड यूएस के अगेंस्ट था। इंडिया ने रशिया को सपोर्ट किया था इस मामले में। In November 2020, India voted against Ukraine-sponsored resolution in the United Nations that condemned alleged human rights violation in Crimea, thereby backing old ally Russia on the issue. Okay? तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टैंड है, ये एक रशियन यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट भी है। ठीक, हमने चाइना समझ लिया, हमने उससे रिलेटेड आसपास के जो कंट्रीज़ हैं उसके बारे में समझ लिया, फिर रशिया, यूक्रेन, फिर आपने हाल ही में देखा होगा कजाकिस्तान में जो सोशल अनरेस्ट चल रहा है, वो भी एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पे सबसे बड़ा डैमेज है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा कजाकिस्तान में, लेकिन एक जो हमारी सेंट्रल एशिया में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, wherein recent events in Kazakhstan reflects a new round of color revolution or not, it demonstrates a sharper cleavage between the US-led West and the principal opponent China and Russia. तो एक साथ वर्सेस वाली बात जो मैंने आपको यहाँ कही थी, वो इम्प्लीमेंट हो रही है, वो दिखते हुए नजर आ रही है। ओके, आगे चलते हैं। रिटर्न ऑफ द तालिबान, ये पिछले साल का सबसे ज़्यादा चर्चा वाला मुद्दा था, सबसे हीटेड मुद्दा था, सबसे डिस्कस्ड मुद्दा था तालिबान। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा इसमें, ऑलरेडी आप लोग को सब कुछ पता है। तालिबान के पावर में आने से अफगानिस्तान को जब उसने कैप्चर कर लिया है, तो एक बहुत सारी संसाधनों पे, बहुत सारे मटेरियल्स पे उन्होंने कब्जा कर लिया है, अपने हिसाब से अब वो सरकार चला रहे हैं। ठीक है, अचानक से किसी भी कंट्री की सिचुएशन चेंज हो जाए और फिर उससे रिलेटेड आसपास के नेबरिंग कंट्रीज में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि ट्रेड होता है, ठीक है, और ट्रेड और सिटीजन्स का आना जाना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि देखो, कितने भी सिचुएशन, कितनी भी सीज फायर होती हैं, वॉर हुए हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन आज भी लोग आमन जामन करते हैं, फैमिलीज आज भी आती जाती हैं, फ्लाइट्स आज भी उड़ती रहती हैं, बसें चलती हैं, ट्रेन चलती है। ठीक है, लेकिन तालिबान वाली जो सिचुएशन है वो टोटली एक अथॉरिटेरियनिज्म, एक टोटली इस्लामिस्ट ग्रुप जो कैप्चर कर लिया अपने ही ख्यालों पे और अपने ही प्रोमिसेस पे वो रन कर रहा है। ठीक है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, मिडिल ईस्ट के लिए भी, इनफैक्ट यूएई के लिए भी, दुबई, सऊदी अरब जैसे कंट्रीज के लिए भी। ठीक है, रिटर्न ऑफ द तालिबान रिटर्न्स टू पावर अफगानिस्तान हैज लेड टू मटेरियल शिफ्ट इन द बैलेंस एंड ऑलरेडी। ठीक है, ये पढ़ चुका हमने। पाकिस्तान को बहुत खुशी हुई है इस मामले को लेके, पाकिस्तान के कुछ जिहादी इस्लामिस्ट हैं, उनको बहुत खुशी हुई कि चलो हमारे भाई बंधु आ गए,
हमारे भाई बंधु की सरकार बगल में आ गई, अब हमें संरक्षक मिलेगा, अब हमें और ताकत मिलेगी ताकि हम कब्जा कर सकेंगे इस दुनिया पे, और इस्लाम जिहादिस्ट का आइडियोलॉजी हम सबके ऊपर थोपेंगे। लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है। फिर भी इनकी जो सक्रियता है, मतलब कि इनकी जो इमर्जेंस है, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है ये देखिए। सो डेवलपमेंट इन अफगानिस्तान हैव फ्यूल्ड एम्बिशंस इन क्वाइट अ फ्यू एंटी स्टेट मिलिटेंट ग्रुप। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान में है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी भी कहते हैं इसको। ठीक है, एंड हैज बिकम energized and is enlarging its sphere in the action parts of Asia, जैसा कि हमने कजाकिस्तान में भी रिसेंटली देखा। टीटीपी जो है इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ अलकायदा जिहादिस्ट पॉलिटिक्स, और अभी भी उसके अलकायदा से लिंक हैं। सेम मान लो आप। ठीक है, वही आइडियोलॉजी, वही विचारधारा और वही बिल्कुल ही उग्रवादियों वाली हरकत। ठीक है, ये चीज़ कहाँ देखी गई है? रिसेंटली हमने ये ऑब्जर्व किया है कि इंडिया के जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ इंडोनेशिया एक रिसर्जेंस रेडिकल इस्लामिस्ट एक्टिविटी के थ्रू गुजर रहा है, जहाँ पे ये जो कम्युनिटी है जम्मा इस्लामिया, इन्होंने वही जो चीज़ अभी धीरे धीरे तालिबान में हो, ये धीरे अब इंडोनेशिया में हो रही है। गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पे ISK है। ISK क्या है? इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासन प्रोविंस। ISK ये एक बहुत ही एक्सट्रीम और बहुत ही वायलेंट जिहादिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है, और ये बेस्ड है अफगानिस्तान में, और फिर यहीं से ये फंड कर रहे हैं, यहीं से ये सोर्स कर रहे हैं अलग अलग चैनल्स में। ट्रेनिंग वगैरह सब यहीं हो रही है इनकी। ISK जनवरी 2015 में सेटअप हुआ था, एंड द हाइट ऑफ ISS पावर इन इराक एंड सीरिया, ये सब हमने देख चुके हैं हम, इराक और सीरिया में। बिफोर इट्स सेल्फ डिक्लेरेशन कैलिफेट वॉज डिफीटेड एंड डिसमेंटल्ड बाई US लेड कोलिशन। ये क्या करते हैं? इट रिक्रूट्स बोथ अफगान एंड पाकिस्तानी जिहादिस्ट, स्पेशली डिफीटिंग members of Afghan Taliban who don't see their own organization as extreme enough। इनका तालिबान में और पाकिस्तान में उनका एक अलग सा ही एक तरीके से संगठन है, गुट है। ठीक है, अदर देन अदर पीपल, अदर मिलिटेंट्स, दे हैव लाइक वेरी स्मॉल एंड वेरी वायलेंट मिलिट्री सिस्टम दे हैव। ओके, ये है आपका, मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। ये है खोरसन, ये है अफगानिस्तान, ये है पाकिस्तान। ओके, सो इसी की हम बात कर रहे थे, और यहाँ पे न्यूज़ भी देखिए। न्यू चीफ ऑफ इंडोनेशियाज लार्जेस्ट इस्लामिक ग्रुप सीक्स। ठीक है, अनदर कॉन्फ्लिक्ट, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। ये लोग हैं। ठीक है, शरीयत लॉ इनका मेन कानून है, इसी के थ्रू ये डोमिनेट करते हैं हर उस व्यक्ति को। ठीक है, अब हम आते हैं इस आर्टिकल के बॉर्डर इश्यूज फॉर इंडिया। ठीक है, हमारा भारत कई सारे, अगर मैं इस आर्टिकल पे यहाँ पे आऊँ, जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर है, हमारे भारत में कई सारे ऐसे बॉर्डर इश्यूज हैं। ठीक है, बांग्लादेश के साथ, चाइना के साथ, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, इंडिया सबको संभाल लेगा। ठीक है, अफगानिस्तान कोई अभी दिक्कत नहीं है, म्यांमार, भूटान, नेपाल, ठीक है, बांग्लादेश, दीज आर ओके। ठीक है, इंडिया हैज़ दैट कैपेसिटी एक्चुअली टू डील विद इट। बट जो इशू शुरू से चला आ रहा है, क्या? चाइना का, पाकिस्तान का, ये चैलेंजिंग इशू है, और दिन प्रतिदिन ये बढ़ता आ रहा है। ठीक है, 4 स्टेट्स ऐसे हैं हमारे भारत के, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड यूटी ऑफ लद्दाख। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और इनफैक्ट पाकिस्तान के साथ भी नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में, नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ में बॉर्डर शेयर करते हैं, जो कि सबसे विवादास्पद है, मतलब कि कॉन्फ्लिक्टिंग है। ठीक है, द सीनो इंडियन बॉर्डर इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर, नेमली वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर एंड ईस्टर्न सेक्टर। अगर हम इमेज पे आते हैं यहाँ पे, तो अगर आप ये देख सकते हैं, वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर एंड ईस्टर्न सेक्टर।
ये रहा आपका वेस्टर्न सेक्टर, जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश से बस स्टार्ट हुआ है। मिडिल सेक्टर उत्तराखंड से स्टार्ट होता है और ईस्टर्न सेक्टर आपका अरुणाचल प्रदेश वाला आता है। सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एरियाज आपके ये वेस्टर्न सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर हैं, ठीक है। वेस्टर्न सेक्टर में मेरा कल का सैटरडे का वीडियो था रिमेंबरिंग द जवान्स आर्मी डे के दिन, उस समय मैंने पूरी डिटेल में बताया है ये वाला क्राइसिस, ठीक है। हालांकि वो पाकिस्तान से रिलेटेड था, मेघदूत ऑपरेशन से था, लेकिन एक इंफॉर्मेशन देता है वेस्टर्न सेक्टर से रिलेटेड बॉर्डर डिस्प्यूट से, ठीक है। ईस्टर्न सेक्टर की बात हमने एडिटोरियल में भी की थी और रिसेंटली हम सबको पता है कि अभी ज़बरदस्ती चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में 15 जगहों के नाम चेंज कर दिए हैं, मतलब अपने नाम रख दिए हैं, जिसमें से कुछ पैथवेज, कुछ माउंटेन पास, कुछ रिवर्स, कुछ रेजिडेंशियल एरियाज़ के नाम चेंज कर दिए हैं, ठीक है। देखिए ये सिचुएशंस बहुत टाइम से चली आ रही हैं और धीरे धीरे इनकी सक्रियता बढ़ रही है। अब इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया will need to determine the best to respond China's saber rattling. Okay, India will need to develop a strategy on how to counter the publicity given by China to its low-yield nuclear weapon meant for battlefield. ठीक है, even during conventional military operation and against conventional targets. इंडिया को अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथन करनी चाहिए। इंडियन की मिलिट्री काफ़ी अच्छी है, ठीक है। इंडिया हैज़ आई थिंक लार्जेस्ट थर्ड और फोर्थ मिलिट्री पावर। इंडिया धीरे धीरे उस पोजीशन पे बढ़ रहा है और रिसेंटली अगर हमने देखा हुआ करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ते होंगे, हमारा एनालिसिस देखते होंगे, तो ब्रह्मोस मिसाइल इंट्रोड्यूस की गई है, जो कि अभी अभी फिलीपींस ने ऑर्डर भी की है, लगभग 2800 या 3000 करोड़। तो इंडिया आगे ग्रो कर रहा है, लेकिन हमें एक दिशा देनी होगी, एक पॉस्चर बनाना होगा, सो दैट ये अब 1 मीटर की जगह भी अब ना ले सकें हमसे, ठीक है। बोथ एज मीन टू डिटर चाइना एंड ऑल्सो टू कन्विंस इंडियाज नेबर दैट इट कैन स्टैंड अप टू चाइना, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ये जो छोटे छोटे देश है ना, नेपाल, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, ये तभी तक चुप रहेंगे जब तक आप खड़े हैं एक पिलर बन के चाइना के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट। जहां आप, मतलब हम थोड़ा सा भी झुके चाइना और पाकिस्तान के सामने, इनकी भी हरकतें चालू हो जाएंगी, ये भी अपना एटीट्यूड नेगेटिव टर्म्स में दिखाने लगेंगे, ओके। इंडिया कैन नॉट अवॉइड इन 2022 suitably positioning itself on how to deter China's naval force projection in Indian Ocean, ठीक है। 3 चीज़ों की बात हुई है यहाँ पे, न्यूक्लियर वेपन इंडियन ओशन रीजन पे, और दूसरा न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स। इन्होंने अपने पुराने जो सबमरीन्स हैं इनके, उनको मॉडिफाई करके, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करके उसी मरीन्स पे न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल इस्टेब्लिश किया है चाइना ने। तो इंडिया को जवाब देना पड़ेगा और हम जवाब देंगे और देते रहे हैं। सो वी शुड स्टैंड इरेक्टेड लाइक अ वॉल एंड डिफेंड अवर कंट्री अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन, ओके। ये आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं, ये एक अच्छा मैंने इमेजेस वगैरह पोस्ट की हैं और मैं आपको पीडीएफ भी शेयर करूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो समन्वय फॉर्म का लिंक आता है, ठीक है। फॉर्म डाउनलोड करने में, पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि भारत यानी इंडिया इन सेंट्रल एशिया, मतलब ये वाला पूरा रीजन इन सेंट्रल एशिया, India will be challenged on how to manage its tradition friendship with Russia, with the pronounced tilt seen more recently in India and US relation. इंडिया को अपना स्टैंड लेना पड़ेगा भाई अब, क्योंकि यूएस वर्सेस रशिया तो चलता रहा है शुरू से। 1951 इवन जब पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ था स्पुतनिक, तब से लेके चलता आ रहा है वर्सेस वाली कंडीशन, ठीक है। हर टाइम एक टेक्नोलॉजिकल वॉर और एक मिलिट्रिकल डोमिनेंस वॉर चलती है यहाँ पे। इंडिया को अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। यूएस से भी अच्छी मित्रता है, रशिया से भी अच्छी मित्रता है इंडिया की। तो यहाँ पे अगर आप पॉलिसी बता सकते हैं, व्हाट डज इंडिया
will play here, what kind of role, then it will be great. West Asia. The challenge for India is how to manage its membership of the Quad, second Quad, India, Israel, Arab, United Arab Emirates, US, with the conflicting interest of the players in the region. ये है वेस्ट एशिया, ठीक है। तो एक स्ट्रेटेजिक रिलेशन बनाना होगा, देखना होगा किसके फेवर में हम हैं, कौन मेरे फेवर में है, और फिर हमें उस हिसाब से अपनी इंटरनेशनल पॉलिसीज बनानी होंगी, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इससे निकल के आते हैं एडिटोरियल से, व्हाट आर द रीसेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। और दूसरा ये हमारे मेंस का क्वेश्चन है जो आप लोग हमसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं मेंस का क्वेश्चन देने के लिए। So this is the question of mains and it will cover the entire thing which I have discussed. So I would request you all to kindly suggest me what framework are you going to write here. ठीक है, सिर्फ फ्रेमवर्क बताना है आपको कि मुझे ऐसे ऐसे लिखना है, पूरा लंबा चौड़ा आंसर मत बताइएगा। ओके, सो यहाँ ये आर्टिकल होता है ख़त्म, और ज़बरदस्त आर्टिकल था, ठीक है। हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और वो है जस्ट वॉट द डॉक्टर ऑर्डर्ड फॉर द लाइफ स्टॉक फार्मर, ठीक है। ये लाइफ स्टॉक से रिलेटेड है। अतुल चतुर्वेदी जी सेक्रेटरी हैं एनिमल हस्बेंड्री, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के, और अच्छा आर्टिकल है, ठीक है। ये भी एक अलग पहलू है यूपीएससी के सिलेबस से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं लाइफ स्टॉक सेंसस और मोबाइल वर्टिनरी यूनिट्स, ये है आज का टॉपिक। जीएस पेपर 1 और 3 से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग, ठीक है। ये पीआईबी का मैंने इमेज चिपकाया है यहाँ पे। 20th लाइफ स्टॉक सेंसस आया था 2019 में, उसके रिपोर्ट के आधार पे ये इन्होंने एग्जामिन और एनालिसिस किया है, ठीक है। इस आर्टिकल में कहा गया है कि ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टोटल बोवाइन पॉपुलेशन कितनी है, ये बोवाइन क्या क्या होता है इसमें, ये आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। हम आगे बढ़ते हैं इसमें क्या है बेसिकली, ठीक। हम ये समझ लेते हैं कि जो लाइफ स्टॉक है, लाइफ स्टॉक सेंसस होता क्यों है, ठीक है। एम क्या है उसका, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हमें आर्टिकल समझने में आसानी होगी, ठीक है। इट टेक्स प्लेस इन एवरी 5 years, ठीक। जैसे कोई भी आम सेंसस होते हैं, ये भी 5 साल तक होता है, ठीक है। रेस्पेक्टिव एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज कंडक्ट द सेंसस, ठीक। तो ये सेंसस कंडक्ट करते हैं और उसके बाद ये डेटा शेयर करते हैं यूनियन गवर्नमेंट से, और फिर यूनियन गवर्नमेंट इसको कंटेम्पलेट करती है, मॉनिटर करती है, और फिर एनालाइज करते हुए एक होलिस्टिक सेंसस रिपोर्ट निकालती है, ठीक। एम क्या है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। एनी गवर्नमेंट initiative that works for the development of the livestock census makes a note to formulate, implement, monitor and evaluate such scheme, ठीक है। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि जो लाइफ स्टॉक से सेंसस सिर्फ एक पॉलिसी मेकर्स के लिए जाएगा, ठीक है। सिर्फ सरकारें इसका यूज़ नहीं कर सकती हैं सेंसस को, सरकार तो यूज़ करेगी ही पॉलिसी बनाने के लिए सेंसस की, लेकिन जो हमारे एग्रीकल्चरिस्ट हैं, ट्रेडर हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट वाले हैं, जो आम आदमी हैं, उनके लिए भी ये आंकड़े, ये डेटा, ये सेंसस बहुत मायने रखता है, ठीक है। लोग जो एंटरप्रेन्योर हो रहे हैं, जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं, उनके लिए तो डेटा चाहिए ही ना। कुछ भी हमें इम्प्लीमेंट करना होगा, छोटे से छोटा, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर हमारी गवर्नमेंट हो, उसको अगर लाइफ स्टॉक से रिलेटेड, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड कोई भी नई स्कीम, पॉलिसी, कमेटी, रिकमेंडेशन, रिपोर्ट ले आनी होगी, तो भैया सेंसस तो ज़रूरी है, जनगणना तो इनकी भी ज़रूरी है, पशुओं की भी, राइट। डिस्ट्रिक्ट वाइज विथ अ रूरल एंड अर्बन ब्रेकअप इज प्रेजेंटेड इन लाइफ स्टॉक सेंसस, ठीक है। रूरल एंड अर्बन ब्रेकअप इज प्रेजेंट इन लाइफ स्टॉक सेंसस। यहाँ पे एक बात मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, इन्होंने लिखा है, सबसे पहला जो मैंने यहाँ मेंशन किया है, द पॉपुलेशन, ये देखो, the population is approximately 537 million. Of this, 95.8% is concentrated in rural areas. आप ये समझ रहे हैं कि जितने भी ये एनिमल्स हैं, 95% ये एनिमल्स तो रूरल एरियाज में हैं। जब हम रूरल एरियाज की बात अगर आप कर ही लिए हैं, तो चैलेंजेस भी तो होंगे, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या होंगे, बेसिकली आपके टिप्स पे होना चाहिए चैलेंजेस, ठीक है।
अगर रूरल एरियाज में कोई जानवर बीमार होता है, लेट्स सी आपके यहाँ भी, आपके गांव में भी आपके शहर में भी लोगों के पास गाय भैंस बकरी ये सब तो होगी, घोड़े वगैरह, ठीक है। गांव में अगर है तो क्या चैलेंजेस आते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट है, आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हो। एक तो उनके वैक्सीनेशन की, दूसरी उनकी तबीयत पानी खराब होती रहती है, ठीक है, मतलब उनकी डेली चेकअप की, तीसरी बेचारा जो किसान है या फिर जो फार्मर है वो ट्रांसपोर्ट मतलब उसको ले जाने में समस्या होती है, कैसे इतने बड़े जानवर को ले जाया जाए, ठीक, उसकी हेल्थ की, उससे रिलेटेड जो गाय या फिर भैंस या फिर जो बकरे ये लोग जो खाते पीते हैं वो आंख बंद करके आराम से आप लिख सकते हो ये, ठीक है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। तो सेंसस रिपोर्ट क्या कलेक्ट द ब्रीड्स इंफॉर्मेशन, ठीक। गवर्नमेंट टू सिक्योर कंट्रीज लाइफ स्टॉक हैज ऑल्सो कम अप विद द नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, ठीक है, NLM कहते हैं, अबाउट विच कैंडिडेट्स कैन रीड फ्रॉम द लिंक्ड आर्टिकल, ओके। वो आर्टिकल मैं अटैच कर दूंगा। इट इज़ 100% फाइनेंशियली असिस्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विच मेक्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। इसका मिशन क्या था, एम क्या था, आप मुझे अगर बता सकते हो कमेंट करके तो एक दो लाइन में नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन का ऑब्जेक्टिव तो चलेगा, अदरवाइज तो चल ही जाएगा, ठीक है। द इंफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड कोलेटेड थ्रू लाइफ स्टॉक सेंसस, पोल्ट्री, एनिमल ऑपरेटेड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एंड मशीनरी, फिशरीज एंड स्टैटिस्टिक। इनके भी डेटा ये कोलेट होते हैं और सेंसस में ऐड होते हैं ठीक है। ये पूरा आर्टिकल इस बारे में था कि जो रिसेंटली हमारा ये सेंसस हुआ था उसके बेस पे ये देखा गया है कि जो गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स आइडेंटिफाई किए थे, ठीक है, जो हमारा लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है, यहाँ पे LH&DC प्रोग्राम है, जिसका मेजर फोकस क्या था, स्टैब्लिशमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ वेटरनरी सर्विसेज, मतलब मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स की बात की गई है। अगले इमेज में ये है वो गाड़ी, एनिमल मोबाइल मेडिकल एम्बुलेंस। इसमें क्या होता है, इसमें एक सीनियर वेटरनरी होते हैं, एक जूनियर वेटरनरियन होते हैं, एक ड्राइवर होते हैं जो गाड़ी चलाते हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, एक पूरा का पूरा मेडिकल छोटा सा स्टोर बना हुआ है इसमें, कुछ इक्विपमेंट्स भी होते हैं इसमें जो कि छोटे मोटे अगर ऑपरेशन ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो वो है। इतना स्पेस होता है इसमें ताकि एक या दो पशु इसमें समा जाएं, ठीक है, ताकि वो चेकअप प्रॉपर कर लें। और ये मोबाइल है, एक जगह से दूसरी जगह आप लेके जा सकते हैं इनको। इस गाड़ी में ये होता है, ठीक है। द 20th लाइफ स्टॉक सेंसस इंडिकेटेड, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। टू मिटिगेट दिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाई स्लू ऑफ मेजर्स। मिटिगेट प्रॉब्लम क्या मतलब, जो हमने प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था कि भाई ट्रैवल करने में दिक्कत होती है और जो पशुओं की लाइफ है वो कम हो जाती है क्योंकि प्रॉपर देखभाल नहीं होती है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे ये बात की गई है, लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज, ओके। मेजर फोकस था स्टैब्लिशमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग वेटरनरी सर्विस मोबाइल यूनिट्स। द गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडिंग डोर स्टेप सर्विसेज रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड वैक्सीनेशन, ठीक है। सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से रिलेटेड यहाँ पे टोटल बात की गई है, वैक्सीनेशन से, इसीलिए ये वेटरनरियन यूनिट स्टैब्लिश किया गया था, ओके। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हम अभी देखेंगे। उससे पहले हम यहाँ समझते हैं कि एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, मतलब कि प्रॉब्लम्स जो इनको आती है, जो लाइफ स्टॉक्स हैं, ठीक है, बैक्टीरियल प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर का मैंने हाईलाइट किया है वो ये मेंशन्ड है कि प्रॉब्लम्स पर्टेनिंग टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ऑकर व्हेन द एनिमल नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड टू ड्रग, ठीक है। जैसे आप लोग दवाई खाते हो, ये भी दवाई खाते हैं, इनको खाने में डाल के दिया जाता है, इनको इतना बड़ा बड़ा मोटा मोटा इंजेक्शन लगता है, ठीक है। एंड ये कभी कभार क्यों होता है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग क्यों दिया जाता है, कभी कभार ये होता है कि जो आप ड्रग दे रहे हो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में दे दिए हो, या फिर उसका ड्यूरेशन कम हो गया हो, या फिर आप भूल गए हो देना, या फिर प्रेस्क्रिप्शन में ही कुछ गलत लिखा हो, या फिर इनके खाने में कोई दिक्कत हो। इस वजह से एक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस WHO ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसको हम प्रायोरिटी पैथोजेंस के नाम से जाने जाते हैं।
a catalog of 12 species families of bacteria that poses a great threat to human health. ठीक है, तो बेसिकली जो MVU मॉडल है विल मिटिगेट द इशू ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड इज इन अलाइनमेंट ऑफ वन हेल्थ नेशन लेड डाउन बाय द ग्लोबल एक्शन प्लान. ये चीज़ अगर आ जाती है एनिमल के थ्रू, और ऑफ कोर्स हम मिल्क वगैरह का सेवन करते रहते हैं और कुछ लोग नॉनवेज भी खाते रहते हैं इन सब चीज़ों को लेके, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ह्यूमन में ना फैल जाए इन कारणों से जिनको मैंने अभी बताया है, हाई डोसेज वगैरह, इस वजह से लिस्ट जारी की है WHO ने 12 प्रायोरिटी पैथोजेंस की. ठीक है, MK जैन कमेटी की एक रिपोर्ट है, वो आप मुझे बताइएगा, ये मेरा सवाल है आपसे. दूसरा ये है कि ये जो MVU जो हमारी लिव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल जो मिशन है, प्रोग्राम है, उसका ये कहा गया था कि लगभग हर 1 लाख लाइव स्टॉक पे 1 MVU, इसका ये एम ऑब्जेक्टिव है. कुछ कुछ राज्यों में ज़्यादा भी देखे गए, मतलब ज़्यादा MVUs देखे गए हैं. ठीक है, यूनिट्स. ओके, सो इस वजह से मिल्क, मतलब अप्रॉक्सीमेट मिल्क लॉस भी होता है. ओके, सो MVU हैज़ बीन सक्सेसफुली रनिंग आइदर ऑन हायर और स्टेट ओनरशिप. आंख बंद करके आप गुजरात का नाम ले सकते हो. ठीक है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इसमें कुछ सक्सेसफुली चल रहे हैं, लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, ये एरियाज़ में नहीं हो पा रहा है काम, मतलब चल नहीं पा रहे हैं सक्सेसफुली ड्यू टू XYZ रीजन्स. ओके, जब मेन जो हमारा फोकस है ना, जो मोबाइल वर्टिनरी यूनिट का, उसका यही है, एक तो इन आर्टिफिशियल वो इंसेमिनेशन, दूसरा वैक्सीनेशन, तीसरा जो है वो है वेटरनरी हेल्थ केयर सर्विसेज, डिजीज सर्विलांस एंड ट्रेनिंग एंड डिजीज रिपोर्टिंग रियल टाइम. ठीक है, इससे रिलेटेड ये एक, मतलब वही चीज़ है कि कोई तबीयत किसी की खराब है और आपके पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है. ठीक है, आपको बहुत लंबी दूर जाना पड़ेगा. तो उन चीज़ों को गैप करने के लिए, गैप को शॉर्ट करने के लिए ये चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं. तो दिस वे यू कैन पोर्ट्रे एक्चुअली. ओके, यहाँ जो मैंने येलो कलर का हाईलाइट किया हुआ ही है, तो बेसिकली अगर इस मॉडल पे अगर हम प्राइवेट कंपनीज एंटर करते हैं, PPP मॉडल अगर एंटर करता है तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है. ये भी देखा गया है कोरोना वायरस के लॉकडाउन में, कुछ स्टार्टअप्स ऐसे निकल के आए जो वीडियो कॉल के थ्रू जो फार्मर्स होते हैं उनको बताया गया कि ऐसे ऐसे आप ट्रीटमेंट करिए, ऐसे ऐसे आप फंक्शंस करिए, ताकि आपकी जो एनिमल्स हैं वो ठीक रहें, जो कमर्शियल एनिमल्स हैं. ठीक है, तो PPP मॉडल के थ्रू भी एक अच्छा इनिशिएटिव लाया जा सकता है. इनके ये जो गैप है हमने अभी डिस्कस किया, उसको कम किया जा सकता है. ओके, सो आप मुझे ये बताइएगा, विच मिनिस्ट्री लुक्स आफ्टर द पॉलिसी एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इन इंडियाज लाइव स्टॉक इन रूरल रिमोट एरियाज. दूसरा क्वेश्चन है, द लाइव स्टॉक सेंसस वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन, कब हुआ था? व्हाट आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री? व्हाट वॉज MK जैन कमेटी रिपोर्ट? ये तो न्यूज़पेपर में ही है, इसीलिए मैंने नहीं बताया. ठीक है, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करके बताइएगा. आई थिंक इस वाले टॉपिक को हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं. ठीक है, रेड लाइंस, चाइना और लिथुआनिया, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. देखो हुआ क्या था, सिंपल बारे में बात बता देता हूँ आपको कि लिथुआनिया ने रिसेंटली ताइवान, जो कि चाइना उसको अपनी कंट्री मानता है, ताइवान को लिथुआनिया ने अपने कंट्री में एक ऑफिस खोलने की जगह दे दी है, वो भी ताइवान के नाम से. आप कहेंगे इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि चाइना अब ऑब्जेक्शन निकाल रहा है कि वो कहते हैं ना कि नाम में क्या रखा है. ये वही मुद्दा है कि नाम में सब कुछ रखा है. ताइवान की एम्बेसी जहाँ जहाँ पे भी है वो ताइवान के नाम से नहीं है, वो है ताइपेई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर, जैसे कि दिल्ली में है. ठीक है, तो ताइवान की कोई सेपरेट एम्बेसी, कोई सेपरेट ऑफिस नहीं है. लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि वर्ल्ड में पहली ऐसी कंट्री लिथुआनिया बनी जिसने ताइवान को ये मौका दिया और उसका एक ऑफिस स्टैब्लिश किया ताइवान के नाम से. ठीक है, ताइवानीज ऐसे करके सेटअप किया ऑफिस. ये बात चाइना को खटक गई. इस वजह से चाइना ने सारे के सारे ट्रेड ख़त्म कर दिए हैं, स्टॉप कर दिए, हॉल्ट कर दिए लिथुआनिया से. तो चाइना ने कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, हम
वन चाइना पॉलिसी फॉलो करते हैं, ताइवान हमारे अंडर आता है, आप कैसे फॉलो कर सकते हो, आप कैसे ब्रेक कर सकते हो। तो चाइना ने रिसेंटली लिथुआनिया से कुछ ट्रेड, जो बायलेटरल ट्रेड से इनके कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट थे, बिजनेस टाइज थे, उसको होल्ड कर रखा है। उसको यही कह रखा है कि इसका नाम हटाओ और फिर जो नाम हमने आपको रेकमेंड किया है वो रखो। तो नाम में बहुत कुछ रखा है, और चाइना एक अथॉरिटेरियनिज्म वाली जो फिलॉसफी लेके आ रही है, ओवर पावरिंग इट्स नेबरिंग कंट्रीज एंड इट्स ओन कंट्री और इट्स ओन पीपल, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे जो स्टैंड है यूरोपियन यूनियन का, क्योंकि लिथुआनिया तो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, राइट, यूरोपियन यूनियन का जो स्टैंड है वो ऑफ कोर्स लिथुआनिया के साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये इंश्योर करना होगा कि लिथुआनिया के स्टेप की वजह से चाइना और यू के रिलेशन ख़राब ना हो। ठीक है, तो एक मुद्दा है, थोड़ा गर्म हो रहा है, धीरे धीरे आएगा, और लिथुआनिया ईयू और नाटो का भी पार्ट है, तो ये भी एक देखने वाली बात है। तो अभी मुद्दा है, धीरे धीरे गर्म हो रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। ठीक है, सो ये रहा दोस्तों आज का एडिटोरियल एंड ओपिनियन एनालिसिस। आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू काइंडली शेयर अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और पर्सनल चैट्स पे आप लोगों को शेयर करिए, एस्पिरेंट्स को, और रिक्वेस्ट देम टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आस्क देम टू प्रेस द बेल आइकॉन इन केस दे लाइक आवर कंटेंट। ओके, तो सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक, ये सब करना ना भूलें, रिलीजियसली आप करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, एंड मिलते हैं कल के एनालिसिस में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।